नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे लाभ के लिए सूरन की खेती पर तकनीकी सलाह। ग्लोबल वार्मिंग का फसलों में प्रभाव। ओल, जिसे जिमीकंद के नाम से भी जाना जाता है, अभी इसकी बुआई का उत्तम समय चल रहा है। जिन किसानों के खेत खाली पड़े हैं वो अभी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए किसान कौन कौन सी किस्मों की खेती करें, साथ ही बुआई करते समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष नारायण से। हमारे किसान भाई जो ओल का उत्पादन करना चाहते हैं, ये ओल के उत्पादन के लिए अभी उपयुक्त समय है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक वो ओल को अपने खेतों में लगा सकते हैं। ओल यानी सूरन की मांग बढ़ रही है, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ रहा है। सूरन की आज कई उन्नत किस्में आ गई हैं, जिनका उत्पादन 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर किसान ले रहे हैं। ये किस्में 5 से 6 माह में तैयार होती हैं। इसकी खेती में ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि यह फसल पूरे बरसात में खेतों में रहती है। ऐसे में जल जमाव होने पर फसल पूरी तरह से खराब हो सकती है, इसलिए ऊंचाई वाले खेतों में इसकी खेती करें। अभी हमारे बिहार में गजेंद्र वैरायटी जो ओल की है वो मुख्यतः लगाई जाती है और इसको देखा गया है कि इसकी उपज क्षमता बाकी सभी प्रजातियों से ज़्यादा है। तो मैं किसानों को बताना चाहता हूं कि गजेंद्र प्रभेद जो है हमारे ढोली कॉलेज में अवेलेबल है अभी। तो अगर किसान भाई लेना चाहते हैं तो वहां से आके ले सकते हैं। इसको लगाने के लिए हमने यहाँ पे ओल के बीजों को रखा है। लगभग ये आधा किलो से 1 किलो तक के बीजों का इस्तेमाल करके वो अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं। हमने अनुसंधान से ये पाया गया है कि अगर बड़े कंदों को लगाया जाता है तो उससे अधिक उत्पादन नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि ओल के कंदों को इस तरीके से काटेंगे कि उसका मध्य का जो भाग है वो उसके सभी भागों में आ जाए, बराबर आ जाए, जिसकी वजह से क्या होता है कि और उसका एक टुकड़े का वजन आधा किलो से ज़्यादा हमें नहीं रखना है। हमारे किसान भाई जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे आधा किलो के, तब उसको खेत में लगाने से पूर्व वो गोबर का ताज़ा घोल बनाएंगे और उस गोबर के ताज़ा घोल में 2 दवाइयाँ, या तो ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, या बेविस्टीन के नाम से एक दवाई आती है, उसको 5 ग्राम प्रति किलो 2.5 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से उसको उपचारित करके खेतों में लगाएंगे। और इसके लिए जो जमीन की जो आवश्यकता है, बलुई दोमट मिट्टी जिन किसानों के खेत हैं वो इसको अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसकी खेती में दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 तरीकों से इसकी खेती कर सकते हैं। पहला तरीका है गड्ढा विधि और दूसरा तरीका है नाली विधि। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 75 से 90 सेंटीमीटर रखते हैं और कंद से कंद की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हुए रोपाई करें। और इसमें ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती, केवल जो है 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कंपोस्ट अपने खेत में यूज करेंगे प्रति हेक्टेयर। और उसमें जो है 80 नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करके वो अब इसको 40 से 50 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज ले सकते हैं। इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए गोबर की खाद के अलावा यूरिया 128 किलोग्राम, डीएपी 132 किलोग्राम और एमओपी 136 किलोग्राम देने की जरूरत होती है।
बुआई के समय यूरिया की लगभग 10 किलोग्राम, MOP की 100 किलोग्राम और DAP की पूरी मात्रा दें। यूरिया और MOP की बची हुई मात्रा को खड़ी फसल में प्रयोग करें। यूरिया की मात्रा को शुरुआती 30-30 दिन के अंतर पर करें और बची हुई 36 किलोग्राम पोटाश की मात्रा जून या जुलाई माह में एक बार प्रयोग करें और मिट्टी चढ़ा दें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का पिछले एक सदी से जारी वैश्विक तापमान में वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग का असर जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आया है। लगभग 4 दशक में मौसम चक्र के क्रमिक बदलाव के कारण भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड, आंधी, बारिश और तूफान जैसी मौसम की चरम स्थितियों का शुरुआती असर अब फसल चक्र में बदलाव के रूप में दिख रहा है। यह असर प्रमुख फसलों की उत्पादक में कमी या बढ़ोतरी और गुणवत्ता में बदलाव का कारण बनता जा रहा है। ऐसे में अभी से ही हमको इसे रोकने के लिए कदम बढ़ाने होंगे। कृषि क्षेत्र में हम कौन कौन से कामों को करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं, चलिए जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार से। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा। आखिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आप ये सोच रहे होंगे। आसान शब्दों में समझें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन से है। हमारी धरती प्राकृतिक तौर पर सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है। सूर्य की किरणें वायुमंडल से होती हुई पृथ्वी से टकराती हैं और वहीं से परिवर्तित होकर पुनः लौट जाती हैं। हमारा वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें शामिल हैं। इनमें से कुछ गैसें पृथ्वी के ऊपर एक प्रकार का आवरण बना लेती हैं। ये आवरण सूर्य की परिवर्तित किरणों के कुछ हिस्सों को रोक लेता है, जिससे धरती का वातावरण गर्म बना रहता है। पृथ्वी के अधिकांश जीवों, पौधों, प्राणियों को जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता के कारण ये आवरण और भी मोटा हो जाता है। ऐसे में ये आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से शुरू हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। जलवायु अनुकूल खेती या जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रही है। और हम लोग पहले कहते थे कि जलवायु परिवर्तन का समय आने वाला है। अब अभी के समय में जलवायु परिवर्तन हो चुका है और उसका जो है रिजल्ट हम लोगों को दिखाई देने लगा है। खेतों में देखें, पौधों में देखें तो वो सभी जो है रिजल्ट धीरे धीरे आके हमारे सामने आते जा रहे हैं। अभी के समय में मौसम भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही विशेषकर हो रहा है। जैसे कहीं देख रहे हैं तो कहीं बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो जा रही है और बाढ़ की स्थिति हो जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ बारिश हो ही नहीं रही है और धीरे धीरे सूखा की स्थिति बनती जा रही है। तो पौधों के लिए जो है पानी के लिए जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि वहाँ बारिश के पानी बहुत कम होते जा रहा है। और हमारे देश में हम जानते हैं कि बारिश के आधारित ही जो खेती होती है। सभी किसान जो है, सबके पास उतना पैसा नहीं है जो सिंचाई के द्वारा ही सभी खेती कर सके। तो वर्षा अगर कम होती जाती है तो उसके कारण पौधों का भी और उसका उपज पर भी नुकसान पड़ता है। और ऐसे जलवायु परिवर्तन सिर्फ यहाँ पूरे विश्व में है, लेकिन उसको अगर देखें बिहार के संदर्भ में तो बिहार में भी 4 जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B। तो ये सभी जो जोन है, जैसे जोन 2 है कोसी जोन, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ धीरे धीरे पहले बारिश बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अभी की स्थिति में बारिश की कमी धीरे धीरे वहाँ हो रही है।
वहाँ बारिश की कमी हो रही है और न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और उस समय अगर न्यूनतम तापमान बढ़ता जाएगा तो वो उपज को प्रभावित करता है। पृथ्वी के तापमान में हो रही इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और वनस्पति तथा जंतु जगत पर प्रभाव के रूप में सामने आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों पर गौर करें तो जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस हैं। पृथ्वी पर हो रहे तापमान वृद्धि के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन है, जो कि मानव गतिविधि जनित है। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग के भारत में असर और चुनौतियों के दायरे में फल और सब्जियां ही नहीं बल्कि दुग्ध भी हैं। जलवायु परिवर्तन के भारतीय कृषि पर प्रभाव संबंधित अध्ययन पर आधारित कृषि मंत्रालय की आकलन रिपोर्ट के अनुसार अगर तुरंत नहीं संभले तो भोज्य पदार्थों के उत्पादन में 30% तक कमी आ सकती है। लेकिन सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और हमारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं जो जलवायु अनुकूल खेती के लिए प्रोत्साहित करती है किसानों को। एक जो है लेजर लेवलिंग का भी है फंड आया हुआ है, जिससे कि सभी जगह खेतों को समतलीकरण करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि पूरे ज़मीन में एक समान पानी पहुंचेगा और जिससे सभी पौधों तक पानी पहुंच पाएगा। और कुछ ऐसे फसल है जिसको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसे फसल लगाएं या ऐसे पौधों को लगाएं, ऐसी वैरायटियां लगाएं जिससे कि कम समय में उनकी उपज अच्छी हो जाए और हमारा जो है डिमांड जो है पानी के लिए कम हो। क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी भी निकाली गई हैं जो धान का हो या गेहूँ का हो, वो कम पानी में भी अच्छी उपज दे देती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत के कई राज्यों में दिन के समय तेज गर्मी के कारण पानी की उपलब्धता में गिरावट से पशुधन और फसलों की उत्पादकता पर सीधा असर होगा। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लोबल वार्मिंग से खेती पर पड़ने वाले असर से किसानों की आजीविका भी प्रभावित होना तय है। भविष्य की इस चुनौती के मद्देनजर अनियंत्रित खाद के इस्तेमाल से बचते हुए भूमिगत जल दोहन रोककर उचित जल प्रबंधन की मदद से युक्ति संगत सिंचाई साधन विकसित करना ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए प्राकृतिक और जीरो बजट खेती को बढ़ावा देना आज जरूरी हो गया। दूसरी बात है कि कुछ जो है डायरेक्ट सीडेड है, जीरो टिलेज है, ये सब विधियां हैं जिसके कारण जिसका उपयोग करके हम जो है कम से कम प्रदूषण फैलाते हुए और कम से कम कॉस्ट में हम अच्छी उपज ले पाएंगे। समस्या हमारे लिए यही है कि सिर्फ बारिश ही नहीं, तापमान भी जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो तापमान बढ़ने से भी है पौधों में स्ट्रेस बढ़ता है। पौधों में स्ट्रेस बढ़ता है तो फ्लावरिंग के टाइम में जब फूल लगते हैं पौधों में, उस समय जो है फूल जो है गिरने लगते हैं, उसके पॉलन जो है परागकण है वो धीरे धीरे सूख सकते हैं। तो उस स्थिति में पानी पौधों को अगर मिल जाए तो वो जो है उपज अच्छी दे देंगे। उसमें कुछ समय पर खाद मिल जाए सही विधि से तो वो खाद भी उनके लिए वरदान साबित होता है और वो उपज को बरकरार रखते हैं। अच्छा, दूसरा है कभी कभी जो है मानसून बहुत पहले आ जाता है, कभी मानसून बहुत देर से आता है। तो इसके लिए क्या करें, तो आप अगेती किस्म की कुछ बुआई कर सकते हैं। अगेती किस्म की बुआई ये होगा कि जैसे सही समय जो है धान की खेती के लिए 15 जुलाई है उसका ट्रांसप्लांटिंग करने का। तो अब अगर अगेती करना है तो उसके पहले ही आपकी ट्रांसप्लांटिंग हो जाए, जिससे कि वो बारिश का समय जो है उसके साथ मैच कर जाए और आपके धान के लिए पानी की कमी ना हो। ऐसे गेहूँ के लिए गेहूँ की बुआई जब जल्दी हो जाएगी तो गेहूँ की कटाई भी जल्दी होगी, और जब गेहूँ की कटाई जब जल्दी होगी तो जो मार्च और अप्रैल में जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होने लगता है, मतलब हीट स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, जिससे कि बालियाँ जो है सूखने लगती हैं, बीज जो है बहुत ज़्यादा कड़े होने लगते हैं, वो उस चीज़ से बच जाएगा, उस हीट स्ट्रेस से बच जाएगा गेहूँ, क्योंकि पहले ही कटाई हो जाएगी तो वो जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं पड़ेगा। इसके तहत अब हमें रसायनों का काम प्रयोग करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देना होगा, जिसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत जैसे उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। सिंचाई की परंपरागत विधियों को छोड़ उन्नत सिंचाई पद्धति और वर्षा जल संग्रहण तकनीक को अपनाना होगा। साथ ही मिट्टी और जल क्षरण को रोकने के उपाय करने होंगे। मेड़बंदी, चेक डैम, कंटूर फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग को बढ़ावा देना होगा। कृषि के साथ कृषि वानिकी, फल उद्यानिकी, औषधीय फसलों की खेती को बढ़ावा देना होगा। साथ ही प्लास्टिक का उपयोग कम करते हुए अवैध खनन और वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी। हमारे बिहार में भी देखा गया कि इसकी
काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं और इस पर देखा गया कि ये अच्छी खासी उपज दे रहे हैं कम से कम पानी में और कम लागत में। तो इसको भी अपना सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में अगले आने वाले दिनों में आसमान साफ रहने की संभावना है। इस दौरान मौसम के शुष्क रहने और अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि 1 से 3 मार्च को वैशाली, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में पूर्वा हवा भी चल सकती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई ओल, अरबी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करें। तैयार सरसों की कटनी तथा दौनी एवं आलू की खुदाई कर सुखाने के बाद सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करें। ज्वार की बुआई करें। इसकी स्वीट ज्वार या कोहवा किस्मों को लगाएं। ज्वार के साथ हाइब्रिड मेथी और बोदी की फसल जरूर लगाएं। मकई की अफ्रीकन टाल प्रभेद की बुआई करें। बसंत कालीन गन्ना की रोपाई के लिए उपयुक्त समय चल रहा है। मार्च के अंतिम सप्ताह में यदि खेत में नमी की कमी हो तब रोप से पहले हल्की सिंचाई कर रोप करना चाहिए। अनुशंसित प्रभेदों का चुनाव कर बीज को कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल में 15 से 20 मिनट उपचारित करके रोपनी करें। प्रभेदों के बीज रोग व्याधि से मुक्त होना चाहिए और जहां तक संभव हो 8 से 10 महीने के फसल को ही बीज के रूप में प्रयोग करें। 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद की मात्रा पूरे खेत में अच्छी तरह से बिखेर कर मिला दें। कजरा पिल्लू यानी कटुआ कीट से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए खेत की जुताई के समय क्लोरोपायरीफास 20 ईसी दवा 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से 20 से 30 किलो बालू में मिलाकर व्यवहार करें। सब्जियों में निराई गुड़ाई कर सिंचाई करें। सूर्यमुखी की बुआई 10 मार्च तक संपन्न कर लें। उत्तर बिहार के लिए सूर्यमुखी की उन्नत संकुल प्रभेद मॉडर्न सूर्या CO1 और पैराडेविक तथा संकर किस्मों में BSH 1, KBSH 1, KBSH 44, MSFH 1, MSFH 8 एवं MSFH 17 अनुशंसित हैं। संकर किस्मों के लिए बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और संकुल किस्मों के लिए 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखें। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम थीरम या कैप्टान दवा से उपचारित करके बुआई करें। गर्मा मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। मूंग के लिए पूसा विशाल SML 668, HUM 16 एवं सोना तथा उड़द के लिए पंत उड़द 19, पंत उड़द 31, नवीन एवं उत्तरा किस्मों की बुआई करें। बुआई के 2 दिन पहले बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें और बुआई के ठीक पहले शोधित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुआई करें। इस मौसम में प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए मौसम साफ होने पर प्रोफेनोफास 50 ईसी दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL
1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मालपुर, जिला भागलपुर के भोलाराम मिश्रा ने। आपने गेहूं की फसल में कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए किसान भाई, जो गेहूं नवंबर महीना में जो 15 नवंबर तक लगा चुके हैं, तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मौसम का भी बदलाव हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो है गेहूं में लगने वाले मुख्य कीट में से जो है वो आपको माहू है। और जो माहू का इफेक्ट जो है जड़ माहू भी कहते हैं, जो वो जो है पौधे के निचले भाग में लगता है और वैसे पूरे सीजन में ये लगता है, जैसे वो गाभा स्टेज में हो या दूध भरने के स्टेज में हो, और ये या अभी के समय में, तो इसका प्रकोप हमेशा होता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है, यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं और इससे पूरा पौधा जो है वो बढ़वा रुक जाता है और यहाँ उसका जो है आगे का प्रोडक्शन भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा गाभा का स्टेज में आएगा, जब आपका जो टिल्डिंग होता है, गाभा बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय जो है एक कीड़ा जो है लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं सैनिक कीट भी, जिसको कहते हैं आर्मी वर्म, वो भी लग सकता है। वैसे इसके बाद आपको बहुत सा है, जिससे बाली लगने के समय आएगा तो उस समय आपको जो है स्टेम बोरर भी लगता है, जिसको जैसे बाली जो निकलता है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, उसको हम सफ़ेद बाली, व्हाइट ईयर भी कहते हैं। तो हर स्टेज पे जो है कीड़ा का जो है लगने का समय होता है। तो अभी जो है मुख्य रूप से जो है हम लोग जैसा देखा जा रहा है कि अभी माहू का जो है इफेक्ट होगा और कुछ जो है सैनिक कीट का भी इफेक्ट होगा। तो उसके लिए जो आप जो है डाइक्लोरोवास का जो है 1 से 2 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कीजिएगा, तो ये कीड़ा का प्रकोप जो है आपका खेत से नष्ट हो जाएगा और अच्छा उत्पादन होगा। फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें। इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूह, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस कुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अभी जो माहू का जो प्रकोप जहां आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसे देखें, तो इसका जो है आप तुरंत नियंत्रण करें। इसके लिए अभी हम लोग कहते हैं या तो आप बायोपेस्टिसाइड में सबसे अच्छा है जो नीम का तेल, जो एज ए डायरेक्टिन के नाम से भी मार्केट में आता है, उसका आप जो है 2-3 से 4 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप स्प्रे कर दें। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप केमिकल इंसेक्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.5% जो 8% का जो है
आप 1 ml जो है 2 लीटर पानी में घोल बना के अगर आप स्प्रे कर सकते हैं, हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे कर दें, तो इस जो कीड़ा है, जो माहू जो है, उससे आप निजात पा सकते हैं। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।